आइए सर, बीच में आइए। जेडीयू में अब खुलकर विवाद देखने को मिल रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी के बीच विवाद दिख रहा है। इस मुद्दे पर जेडीयू के विधायक हैं सुदर्शन कुमार, उन्होंने भी कहा कि मना करने के बावजूद वो बरबीघा जाते हैं, बीजेपी से अपने दामाद को सेट करना चाह रहे हैं। देखिए, हमको नहीं पता कि कौन किसको कहां से सेट करना चाह रहा है, बट ये बात हकीकत है कि जनता दल यूनाइटेड में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और ये बात हम आज से नहीं, हम लंबे समय से हम कह रहे हैं, क्योंकि जदयू के कई नेता, कई सांसद, कई विधायक हम लोगों के ही संपर्क में हैं। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक अविश्वास जनता दल यूनाइटेड के भीतर ही उत्पन्न होता जा रहा है, और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन जी को लेकर जिस तरीके से उन्हीं के नेताओं में एक असंतोष की भावना है, धीरे धीरे ये सतह पर चीज़ें अब दिखने लगी। हम लोग तो भाई लंबे समय से जानते ही हैं, और हम लोग तो बोल भी रहे हैं बहुत समय से। आज इस बात को पुनः मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि अब वो दिन दूर नहीं है जब जनता दल यूनाइटेड में एक बड़ी टूट देखने को मिलेगी। देखिए, कोई भी पार्टी का अस्तित्व तभी रहता है जब उस पार्टी का भविष्य नेताओं को सामने दिखाई देता है। आप मुझे बताइए ना, जनता दल यूनाइटेड का भविष्य क्या है? और उसके बाद एक ऐसी पार्टी जिसके नेता ने बार बार पाला बदलने का काम किया हो, ऐसे में उन नेताओं को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। भाई, मेरे मुख्यमंत्री तो चुनाव लड़ते नहीं हैं, वो तो जनता के बीच जाते नहीं हैं। और अगर जनता के बीच वो जाते भी हैं तो पूरी बैरिकेडिंग के साथ जाएंगे, जनता उनसे मिल नहीं सकती, लोग उनसे बात नहीं कर सकते। पर उसके बावजूद भी कई जगह उनका विरोध हुआ। कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री हमारी ही लोकसभा में गए थे, एक पुल गिर गया था वहाँ पे, जिस तरीके से वहाँ पर मुख्यमंत्री और उनके साथ गए हुए कई मंत्रियों का वहाँ पे विरोध हुआ। तो ऐसे में जो लोग जनता के बीच जाते हैं, उनको मुख्यमंत्री की गलत नीति और गलत कार्यशैलियों का उनको खामियाजा भुगतना पड़ता है। और यही कारण है कि उनके नेताओं के बीच में एक असंतोष की भावना उत्पन्न होती जा रही है, और कई नेताओं में वर्चस्व की लड़ाई भी ये बन गई है कि मैं तुमसे आगे, मैं तुमसे आगे। ऐसे में धीरे धीरे आप देखिएगा, जनता दल यूनाइटेड खंड खंड में आने वाले दिनों में ये पार्टी बटेगी, और पार्टी का अस्तित्व अब इसके बाद मुझे नहीं लगता कि कोई संभालने वाला बचा। भाई, मैं ना किसी का समर्थन कर रहा हूँ, और बल्कि जिस पार्टी से वो आते हैं वो जातियों की पार्टी करने के लिए वो मानी ही गई है। वो पार्टी समाज को बांटकर, समाज में भेदभाव उत्पन्न कर उसका राजनीतिक लाभ लेना, MY समीकरण बनाना, अगड़ा पिछड़ा की लड़ाई करवाना। और मैं कभी भी जात पात, धर्म, मज़हब की राजनीति का मैं समर्थक नहीं रहा हूँ। हैविंग सेड दैट, जिस कविता का आप जिक्र कर रहे हैं, जो कविता उन्होंने पढ़ी है, भाई ये कविता आज की नहीं है, लंबे समय से। और इस कविता का हम लोग स्कूल में सप्रसंग व्याख्या हम लोग करते थे। जिस भी व्यक्ति ने इस कविता को जाना होगा या पढ़ा होगा, तो ये जिस परिप्रेक्ष्य में ये कविता लिखी गई है, वो किसी जाति को लेकर कम से कम ये कविता नहीं लिखी गई है। और अगर आप सुनेंगे तो उसमें भी मनोज जी ने भी बोलते वक्त इस बात को कहा है, अपने ही वक्तव्य में उन्होंने इस बात को कहा है कि मैं भी उन्हीं में से एक हूँ, मैं भी ठाकुर। मैं मानता हूँ इस बात को कि इस कविता में किसी जाति को लेकर ये नहीं कहा गया। बट हाँ, जो सोच इस पार्टी की रही है, मुझे लगता है दिस वॉज टोटली अनकॉल्ड फॉर। इसकी ज़रूरत नहीं थी ऐसी किसी कविता को पढ़कर इस तरीके के मतभेद को उत्पन्न करने की। बट हाँ, इसको जिस परिप्रेक्ष्य में या जिस दिशा में इस पूरी बहस को लेकर जाया जा रहा है, मुझे लगता है वो भी कहीं से उचित नहीं है। आज की तारीख में जब हमारे प्रदेश में और बहुत ज्वलंत विषय हैं, ज़रूरी है जात पात, धर्म, मज़हब की इस राजनीति से उठकर सही दिशा में अपना ध्यान केंद्रित कर बिहार के उन ज्वलंत विषयों को सुलझाने का प्रयास करना। जब ऐसा विवाद आता है तो खुलकर इनके नेता स्पष्टीकरण तक देना ज़रूरी नहीं समझते। इन लोग को सूट करता है ये अगड़ा पिछड़ा की लड़ाई, इन लोगों को सूट करती है इस तरीके की राजनीति। आंकड़े दिखाने से कुछ नहीं होगा भैया, आंकड़े अगर आप दिखाएं, उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि बिहार की जनता
समर्थन करें। लगभग 33 साल से इन लोगों की सरकार बिहार में रही। 33 साल के बाद भी अगर सिर्फ आंकड़े दिखाकर इनको दिखाना पड़े कि इन्होंने कौन सी जाति के लिए कितना काम किया है और बदले में बिहार बदहाली की कगार पे खड़ा रहे। आंकड़े तो भैया नीति आयोग के पास भी हैं, जो बताता है कि शिक्षा के क्षेत्र में बिहार फिसड्डी है, जो बताता है स्वास्थ्य के क्षेत्र में बिहार फिसड्डी है। आंकड़े वो भी हैं जो दर्शाते हैं कि अपराध के क्षेत्र में बिहार सबसे आगे है, भ्रष्टाचार के क्षेत्र में सबसे आगे। आंकड़े पूछ लें ये पटना के ही एसएसपी से जाके, जो बोलते हैं कि 30 दिन में 30 हत्याएं होती हैं, औसतन एक दिन में एक हत्या सिर्फ और सिर्फ पटना ज़िले में। तो भैया आंकड़े दिखाने से नहीं होगा, सच्चाई बिहार की जनता के मुंह से सुनेंगे तो पता चलेगा। भाई ये पुनः उन उदाहरणों में से है जिस पर सरकार की उदासीन रवैया सबसे ज़्यादा चिंताजनक है। आज की तारीख में जब बिहार में महागठबंधन की सरकार है और ये महागठबंधन उन विपक्षी दलों का समर्थन करता है जिन्होंने पुरजोर तरीके से मणिपुर में हो रही घटनाओं पर अपनी चिंता व्यक्त की थी। बिहार में जिस पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जिस तरीके से मणिपुर में हो रही घटनाओं पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए जिस आक्रोश के साथ भारत की संसद में अपने वक्तव्य को रखा था और ये पूरा डेलीगेशन मणिपुर गया था, उसके बाद आए दिन बिहार में ऐसी घटनाएं हो रही हैं। ये सवाल वाजिब है ना सिर्फ जनता दल यूनाइटेड से, ना सिर्फ बिहार में सत्ताधारी पार्टियों से, बल्कि हर उस घटक दल से जो तथाकथित विपक्षी दलों के इस गठबंधन इंडिया का जो इनका गठबंधन बना हुआ है, उसमें जो गठबंधन में जो लोग शामिल हैं, ये सवाल हर उस दल से बनता है कि भाई बताएं आप कि मणिपुर में हो रही घटना को लेकर सदन आप चलने नहीं देते, मणिपुर तक आप चले गए थे। आज जब बिहार में ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो क्या इनका डेलीगेशन बिहार आना अपने आप को ज़रूरी नहीं समझता? मैंने सदन के पटल पर भी उस दिन इस बात को मैंने कहा था कि भाई मणिपुर में जिस तरीके से घटना हुई वो शर्मनाक है, पर जब मणिपुर पे बहस होनी चाहिए तो ऐसे में राजस्थान पे हो रही घटनाओं पे भी बहस होनी चाहिए, कर्नाटक में हो रही घटनाओं पे भी बहस होनी चाहिए और बिहार में हो रही घटनाओं पे भी बहस हो रही होनी चाहिए। ये डेलीगेशन को बिहार भी आना चाहिए। आप विपक्षी दलों की एकता को लेकर बिहार में आप आते हैं, आप यहाँ पर आप मीटिंग करके जाते हैं, आप मुंबई जाते हैं, वहाँ पे आप मीटिंग करते हैं, तो बिहार की घटना पे ये लोग क्यों नहीं आते भैया? क्यों नहीं यहाँ पे डेलीगेशन? तो जब आप सिलेक्टिव क्रिटिसिज्म करते हैं ये गलत है। ये दर्शाता है कि जहाँ पे एनडीए की सरकार है तो उसको लेकर आप अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे, बट जहाँ पे इन विपक्षी दलों के गठबंधन की सरकार है उसके ऊपर ये लोग पर्दा डालने का काम ये लोग करेंगे। कुछ दिनों पहले जब इसी तरीके की घटना हुई थी, वहाँ पर हम लोग गए थे, क्यों नहीं गए विपक्षी दलों के गठबंधन के साथी? हाँ, खुसरूपुर में जब ये घटना हुई थी क्यों नहीं गए थे ये लोग? और आज जब पुनः एक और ऐसी घटना सामने आई है, क्यों नहीं मुख्यमंत्री जाना ज़रूरी समझते, या उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जाना ज़रूरी समझते, या तमाम ये विपक्षी दलों में से कोई क्यों नहीं जाता है वहाँ पर? हम लोग तो भाई गए थे वहाँ पर, इस घटना में भी हम लोग जाएंगे, पर जो लोग सत्ता में हैं, जिनकी जिम्मेदारी है न्याय दिलाने की, वो लोग अगर इस पे खामोश बैठेंगे और सिर्फ राजनीति करेंगे तो वो गलत है। को दर्शाता है कि महिलाओं को लेकर कितनी ओछी और छोटी सोच है। मेरी पार्टी पूरी तरीके से इस सोच की निंदा करती है जो महिलाओं को सिर्फ उनके रंग रूप वेशभूषा से जोड़कर देखते हैं। ऐसे में मुझे लगता है ऐसे वक्तव्य के ऊपर अपनी टिप्पणी तक देना, क्योंकि इन लोगों की सोच अभी भी उस मानसिकता के साथ उलझी हुई है जहां पर ये लोग महिलाओं को सिर्फ पर्दे में और चूल्हा चौखट के पीछे ही बांध के रखना चाहते हैं। इन लोगों की समझ के परे कि भैया आज की तारीख में महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों से ज़्यादा बेहतर काम कर रहे हैं। उदाहरण हम दें, फ्लाइटें उड़ा रही हैं भैया, देश को चला रही हैं। हमारे देश के सर्वोच्च पद पर जो मां मुहिम है वो महिला हैं और वो देश के सबसे वंचित वर्ग में से आती हैं।
उसके बावजूद जब ये लोग ऐसी सोच रखते हैं, घृणा होती है इनकी सोच से। हमारा एक ऐसा देश है जहाँ पे देश के रक्षा मंत्रालय का नेतृत्व हमारी महिला कर चुकी है। आज की तारीख में वित्त मंत्रालय जैसे सबसे बड़ी जिम्मेदारी एक महिला निभा रही है, और ऐसे में जब ये कुछ ऐसे नेता और ये ऐसे राजनीतिक दल जो महिलाओं को सिर्फ एक कैटेगरी में बांध के रखना चाहते हैं, वो दिन दूर नहीं जब महिलाओं ने इनको जवाब दिया है और आने वाले समय में पुनः उनको जवाब देंगे।